हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल पीएसटेट पार्टिशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और कंटिन्यू करते हैं हमारे चाइल्ड डेवलपमेंट के जो सेशन हमने स्टार्ट किया है फॉर द पीएसटेट पार्टिशन, तो उसी को कंटिन्यू करेंगे। और आज डिस्कस करेंगे हमारा थर्ड टॉपिक था जो विच इज हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। उसके जो भी एमसीक्यूज जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको डिस्कस करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में हमें देखने को मिल सकते हैं। और जो सिमिलरली हमने जैसे हमारा फर्स्ट और सेकंड टॉपिक कंप्लीट किया था लाइक हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी, और हमारा सेकंड टॉपिक था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उनको भी बिल्कुल सेम वे से हमने ऐसे ही कंप्लीट किया था। और इस टॉपिक के बाद वी विल डिस्कस अवर फोर्थ टॉपिक जो रहने वाला है लर्निंग डिसेबिलिटीज। क्लियर? तो ऐसे कंटिन्यूसली हमारा सिलेबस जो है वो चलता रहेगा। अब तक हमारे तीन टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। दिस इज द लास्ट लेक्चर फॉर द हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अवर नेक्स्ट टॉपिक। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज के क्वेश्चंस के बारे में। आज कुछ 20-25 के नियर अबाउट क्वेश्चंस रहेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप पहले सॉल्व करते हैं। पहले आप खुद सॉल्व करेंगे, खुद आंसर देंगे। मैं चाहती हूँ कि आप अपनी मार्किंग करें कि आउट ऑफ 20 आपके कितने क्वेश्चन सही हैं और कितने रॉन्ग, ताकि आपको क्लियर हो सके कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो किस वे से चल रही है। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन से जो रहने वाले हैं। सभी के सभी क्वेश्चन इसी टॉपिक से रिलेटेड रहेंगे। सो चलिए फर्स्ट टॉपिक क्वेश्चन देखते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन इज हेरिडिटी इज कंसीडर्ड एज अ डैश सोशल स्ट्रक्चर। तो हेरिडिटी कौन सा हम कह सकते हैं कि सामाजिक स्ट्रक्चर होता है? प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, डायनामिक होता है या स्टैटिक होता है? देखिए प्राइमरी और सेकेंडरी तो क्लियर है कि हमें, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था कि वी शुड यूज एलिमिनेशन मेथड ड्यू टू एमसीक्यूज। तो एमसीक्यूज करते समय हमें एलिमिनेशन मेथड का यूज करना चाहिए। उसे बहुत रेयर चांस, अगर हमें क्वेश्चन का आंसर पता है तो नो डाउट क्लियर। अगर कई बार बहुत कंफ्यूजन होता है तो वहां पे हमें एलिमिनेशन मेथड ही यूज करना चाहिए। तो अगर हम देखें तो प्राइमरी और सिर्फ सेकेंडरी है वो तो हमारा ऑप्शन नहीं रहने वाला, क्योंकि हेरिडिटी ना तो प्राइमरी होता है ना ही सेकेंडरी होता है, वो डायनामिक जो स्टैटिक होता है। और जैसे हमने स्टडी किया था कि हेरिडिटी स्टैटिक होता है, हेरिडिटी जो डायनामिक नहीं होता, डायनामिक होता है हमारा इन्वायरमेंट। सो हम इजीली कह सकते हैं कि जो हमारा हेरिडिटी है वो स्टैटिक होता है, मतलब उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, जैसे नेचर हमें हमारे पेरेंट्स से मिले हैं, लाइफ टाइम तक हमारे अंदर वही नेचर, वही जो जीन्स हैं वो रहने वाले हैं, उनमें चेंजेस नहीं आने वाले। अगर हमारे माता पिता का नेचर थोड़ा गुस्से वाला है तो हमारा नेचर भी गुस्से वाला ही होगा, अगर हमारी हेरिडिटी उन पे डिपेंड है तो। समटाइम्स क्या होता है, बहुत ही रेयर केसेस ऐसे होते हैं कि बच्चा पेरेंट्स पे बहुत कम डिपेंड होता है, तो होता है ऐसा, बहुत रेयर देखने को मिलता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हेरिडिटी है वो स्टैटिक है, मतलब उसमें चेंजेस नहीं आते। जो हमारा आईक्यू लेवल है, हमने डिस्कस किया था हेरिडिटी, रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट के में, कि जो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर है, अगर हमारी हम कह सकते हैं कि हमारा बॉडी स्ट्रक्चर, हमारी हाइट जितनी है हमारे, वो डिपेंड करती है हमारे हेरिडिटी के ऊपर। तो एक बार उसका ग्रोथ होगा, आफ्टर दैट वो बिल्कुल स्टेबल हो जाएगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होने वाले। हमारा आईक्यू लेवल अगर 90 है तो वो 90 ही रहने वाला है ऑल द लाइफ, वो चेंजेस नहीं होने वाले। क्लियर? तो हेरिडिटी क्या होता है, स्टैटिक होता है, उसमें चेंजेस नहीं होते। तो सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, दिस इज अवर सेकंड क्वेश्चन। अवर सेकंड क्वेश्चन इज डैश प्ले अ सिग्निफिकेंस रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी में के जब विकास होता है उसका तो कौन उसमें रोल प्ले करता है? हेरिडिटी, ओनली हेरिडिटी प्ले करता है कि हमारा पर्सनैलिटी, हमारा डेवलपमेंट कैसा है। इन्वायरमेंट, अ ब्लेंड ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, ओनली हेरिडिटी होगा, ओनली इन्वायरमेंट होगा, या दोनों होंगे। या नंबर ऑफ एग्जामिनेशन, देखिए क्लियर है कि नंबर ऑफ एग्जामिनेशन तो डिसाइड नहीं करता कि हमारा जो डेवलपमेंट है पर्सनालिटी का वो कैसा होने वाला है, उसका कोई रोल नहीं है, एग्जामिनेशन को हम नहीं कह सकते। क्लियर? तो ओनली हेरिडिटी और इन्वायरमेंट भी नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि हम अगर कुछ भी है इन टूडेज टाइम, इफ हमारी जो भी हम कह सकते हैं कि हमारा नेचर, हमारी पर्सनैलिटी जो भी है वो ओनली हेरिडिटी नहीं है या फिर वो ओनली इन्वायरमेंट नहीं है, इन दोनों से मिलकर जो डेवलपमेंट होता है वो हम कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंट होता है, जैसे हमने पढ़ा भी था कि डेवलपमेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। मतलब हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। दोनों के में से ऐसा नहीं कह सकते कि एक इंपॉर्टेंट है दूसरा नहीं है, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? So our answer is C. Blend of heredity and environment, मतलब दोनों के कॉम्बिनेशन से ही हमारा जो डेवलपमेंट है, चाहे वो पर्सनालिटी का हो, फिजिकल हो, एनी
कोई भी डेवलपमेंट हमारा दोनों के कॉम्बिनेशन से ही होता है। चलिए डिस्कस करते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन को। और थर्ड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब हम कह सकते हैं इन जो हमें जो नीचे ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए बी सी और डी, इन चारों में से कौन सा फैक्टर है जो हेरिडिटी के साथ रिलेटेड है। हेरिडिटी को एज हम कह सकते हैं कि हेरिडिटी का फैक्टर है। क्लियर। तो एटीट्यूड टुवर्ड्स पीयर ग्रुप, तो एटीट्यूड तो हमारा डिफरेंट हो सकता है। क्लियर। थिंकिंग पैटर्न, नहीं हम नहीं कह सकते कि अगर पेरेंट्स ज्यादा सोचते हैं तो उसे अकॉर्डिंग, नहीं बिल्कुल नहीं। कलर ऑफ द आईज, यस ये हमारा हो सकता है कि हम आईज का कलर देख के बता सकते हैं कि इसकी जो ये अपने पापा पे गया या मदर पे, इसके आईज का कलर इसके पेरेंट्स में या इसकी फैमिली में से किस पे है। तो प्रिंसिपल इन द सोशल एक्टिविटी, पार्टिसिपेशन इन द सोशल एक्टिविटीज, तो क्लियर है कि जो हमारे आईज का कलर है दैट इज अ फिजिकल, हम जो बायोलॉजिकल कह सकते हैं। क्लियर। तो ये हमारा फैक्टर होगा हेरिडिटी के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें फोर्थ क्वेश्चन, अब फोर्थ क्वेश्चन इज ह्यूमन पर्सनालिटी इज द रिजल्ट ऑफ, ह्यूमन पर्सनालिटी क्या किस चीज का रिजल्ट है, एजुकेशन का, सिर्फ हेरिडिटी का, सिर्फ इन्वायरमेंट का। जो इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, दिस इज ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चन, क्योंकि जो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट टॉपिक है उसमें से जो क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं बहुत इजी होते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते। हो सकता है कंफ्यूज करने के लिए वर्डिंग थोड़ी टफ हो, बट अगर हम उसको वर्डिंग को समझ लेते हैं तो क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। तो ह्यूमन पर्सनालिटी है, तो एजुकेशन का रिजल्ट तो नहीं है, एजुकेशन के अलावा भी हमारा जो डेवलपमेंट है उसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। ओनली हेरिडिटी और तो ओनली इन्वायरमेंट, तो क्लियर है हम ओनली हेरिडिटी और ओनली इन्वायरमेंट को कभी भी प्रेफरेंस नहीं देंगे, क्योंकि अगर हमारा डेवलपमेंट, हमारा पर्सनालिटी डेवलप होता है तो वो होता है इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, मतलब दोनों के इंटरेक्शन से, इंटररिलेशन से, सॉरी इंटरेक्शन से। तो क्लियरली हमारा जो आंसर होगा दैट इज डी, विच इज इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। क्लियर। चलिए डिस्कस करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5, एन इंटेलिजेंट फादर हैज एन इंटेलिजेंट चाइल्ड ड्यू टू, अब एक पिता है जो बहुत इंटेलिजेंट है, मतलब हम कह सकते हैं उनका जो माइंड लेवल है वो हाई है, आईक्यू लेवल अच्छा है उनका जो बच्चा है वो भी इंटेलिजेंट है बिल्कुल उनकी तरह। तो हम कह सकते हैं ये किसके कारण है, नर्चर के कारण है, न्यूट्रिशन के कारण है, पाठ्यक्रम, तो स्कूल पाठ्यक्रम हम कह सकते हैं, राइट, हेरिडिटी। तो क्लियर है कि नर्चर और हेरिडिटी दोनों ही सेम है। सॉरी, नर्चर जो है वो रिप्रेजेंट करेगा एनवायरनमेंट को, दिस इज नॉट सेम एज हेरिडिटी, क्योंकि जो हेरिडिटी है उसको हम नेचर कहते हैं, सेकंड नेम अगर हम कहें तो नर्चर जो होता है वो एनवायरनमेंट होता है। एनवायरनमेंट और नर्चर दोनों सेम ही हम कह सकते हैं, एक ही चीज के दो नाम है। न्यूट्रिशन बिल्कुल या न्यूट्रिशन इफेक्ट कर सकता है अकॉर्डिंग टू, अगर हम बात करें अच्छा उसको, बट आईक्यू लेवल जो होता है, इंटेलिजेंस जो होता है, नॉलेज जो होता है वो हमें हमारे जीन से मिलता है, हेरिडिटी से मिलता है। उसमें जो चेंजेस आती हैं और जो विकास होता है वो बात की बात है। तो इन्होंने पूछा है कि अगर उसके फादर का इंटेलिजेंट लेवल था और बच्चे का भी बिल्कुल वैसे ही वो इंटेलिजेंट है तो वो क्यों होगा। तो पाठ्यक्रम तो बिल्कुल हमारा आंसर नहीं रहने वाला, तो अवर आंसर इज हेरिडिटी, क्योंकि हेरिडिटी के कारण ही जो क्वालिटीज फादर में है वो हमें उनके बच्चे में देखने को भी मिलती है। क्लियर। अवर सिक्स्थ क्वेश्चन इज the unique interaction of dash and dash can result in different paths and outcomes of development। तो ऐसे कौन सी दो चीजें हैं जो डेवलपमेंट के आउटकम्स और डिफरेंट पार्ट्स का रिजल्ट हम कह सकते हैं, जिनके कारण हमारा डेवलपमेंट है वो अच्छे से होता है। चैलेंजेस एंड लिमिटेशंस, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, स्टेबिलिटी एंड चेंज। तो यहाँ से ही आपको क्लियर हो गया होगा, ज्यादा एक्सप्लेन करने का इसको जरूरत नहीं है कि जो जब डेवलपमेंट की बात आती है तो क्लियर है कि डेवलपमेंट ओनली हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के अलावा और कुछ भी नहीं है। कोई भी थर्ड जो पॉइंट है वो हमें इफेक्ट नहीं करता इन दोनों के अलावा। हम जो भी हैं हमारी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के कारण ही है। अब सेवेंथ क्वेश्चन इज, दिस इज लॉन्ग मे बी, या अजय सेज दैट, अब सेवेंथ क्वेश्चन इसमें डिस्कस किया गया है दो स्टूडेंट्स के बारे में। फर्स्ट वन इज अजय। अजय ने कहा है कि जो हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है वो
इनेट है, मतलब जो हेरिडिटी है उसके कारण होता है। वाइल जो सोमाली है वो फील करती है कि दिस इज द बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंट, कि जो हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है वो हेरिडिटी के कारण नहीं, इन्वायरमेंट के कारण होता है। तो दिस डिस्कशन बिटवीन अजय एंड सोमालीज अबाउट, तो ये जो डिस्कशन, जो डिबेट उनमें है कि जो हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो हेरिडिटी के कारण है, जो इन्वायरमेंट के कारण है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, किस चीज का हम डिस्कशन उनको कह सकते हैं? स्टेबिलिटी एंड आर्ग्यूमेंट, सेकेंड इज कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस, थर्ड वन इज नेचर एंड नर्चर, एंड लास्ट वन इज क्रिटिकल एंड सेंसिटिव फीलिंग। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बात हो रही है इन्वायरमेंट एंड हेरिडिटी की। अजय के अकॉर्डिंग हेरिडिटी के कारण लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। हेरिडिटी द सेकंड नेम का हम सेकंड नेम अगर हम डिस्कस करें तो हेरिडिटी का सेकंड नेम होता है नेचर, और सोमाली के अकॉर्डिंग जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है वो होता है इन्वायरमेंट के कारण। तो इन्वायरमेंट का अगर हम सेकंड नेम डिस्कस करें तो नर्चर। तो कहीं ना कहीं ये डिस्कशन हो रही है नेचर और नर्चर या फिर हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के बीच। तो क्लियर है, हमारा आंसर रहने वाला है नेचर एंड नर्चर। अदरवाइज अगर हम बात करें कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस, क्लियर, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस, वी कांट से दैट। सो नेम अगर हम देखें तो नेचर और नर्चर ही रिप्रेजेंट करते हैं हमारे हेरिडिटी और इन्वायरमेंट। Our next question is question number 8. The nature nurture debate refers to, अभी जिस क्वेश्चन पे हमने डिस्कस किया तो वो एक तरीके का डिबेट था। नेचर और नर्चर दोनों में मोस्टली बहुत ज्यादा डिबेट्स हमें देखने को मिलती हैं। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं, कुछ साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि जो नेचर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि जो इन्वायरमेंट है मतलब नर्चर है वही हमारा जो डेवलपमेंट है उसमें ज्यादा इफेक्टिव है। बट रियलिटी ये है कि दोनों ही इक्वली हमें इफेक्ट करते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि नेचर ज्यादा इफेक्टिव है या फिर नर्चर। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन में क्या कहा गया है। द नेचर नर्चर डिबेट रेफर्स टू जेनेटिक एंड इन्वायरमेंट, बिहेवियर एंड इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट एंड बायोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड अपब्रिंगिंग। अब यहाँ पे बात की गई है कि नेचर नर्चर डिबेट को हम और क्या कह सकते हैं। तो बिहेवियर को देखिए, यहाँ पे क्लियर है कि इन्वायरमेंट तो फिक्स नेम है, नेचर को कंफ्यूज किया गया है कि नेचर को हम और क्या कह सकते हैं, क्योंकि नर्चर तो क्लियर है कि इन्वायरमेंट है और इन्वायरमेंट हमें सभी ऑप्शंस में देखने को भी मिल रहा है। क्लियर, तो नर्चर इज नॉट अ बिहेवियर। बिहेवियर के अलावा बहुत सारी जो चीजें हैं जो हेरिडिटी के साथ रिलेटेड है। बायोलॉजी नहीं हम कह सकते, अपब्रिंगिंग भी नहीं कह सकते, पालन पोषण नहीं होता। तो जेनेटिक्स, क्योंकि जो हमारा हेरिडिटी होता है वो कहीं ना कहीं हमारे जीन्स पर डिपेंड होता है, तो इसको हम जेनेटिक के नेम से भी रिप्रेजेंट करेंगे। सो जेनेटिक एंड इन्वायरमेंट इज अवर आंसर। Clear? Our ninth question is, most body cell contains, अब ज्यादातर जो शारीरिक हम कह सकते हैं उनमें कौन से सेल, कितने सेल कंटेन्स होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 56, 36 या नन ऑफ अबव। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, आप सबको अच्छे से क्लियर होगा कि 40 जो क्रोमोसोम्स की काउंटिंग होती है वो होती है 46। क्लियर, तो अवर आंसर इज ए। सो अवर 10th क्वेश्चन इज, The physical characteristics of a child is influenced by, अगर हम कह सकते हैं कि फिजिकली जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो किस पे डिपेंड करती हैं एक बच्चे के, एक चाइल्ड की? फादर्स डीएनए, मदर्स डीएनए, डीएनए ऑफ बोथ फादर एंड मदर, या एनवायरनमेंट पे। अब देखिए, अगर बच्चे का फेस है, हम ये नहीं कह सकते कि वो ओनली फादर पे डिपेंडेंट है, जो ओनली मदर पे डिपेंडेंट है, वो दोनों पे डिपेंडेंट होता है, मतलब फादर और मदर दोनों पे। और इन्वायरमेंट तो हमारा आंसर बिल्कुल नहीं रहने वाला, क्योंकि जो इन्वायरमेंट है वो एक्सटर्नल है, और हम कहें कि फिजिकली जो प्रैक्टिसेस होती हैं वो इंटरनल होती है। बिकॉज ऑफ हेरिडिटी हम उस पे इसके लिए हम हेरिडिटी पे डिपेंड करते हैं। क्लियर, तो हमारे जो पहले 3 ऑप्शंस हैं उनमें से ही हमारा आंसर रहने वाला है। और ओनली फादर से ओनली मदर हम डिपेंड नहीं कर सकते कि ओनली फादर होगा जो ओनली मदर, बट हम कह सकते हैं कि दोनों पे कहीं ना कहीं जो हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर है वो डिपेंड करता है। क्लियर, सो आवर आंसर इज डीएनए ऑफ बोथ मदर एंड फादर। आवर 11th क्वेश्चन इज, environmental factors that shape development include all of the following except culture, quality of education. Clear, मतलब हम कह सकते हैं कि जो environmental factors हैं, हमारे आसपास के फैक्टर्स हैं, वो हेल्पफुल होते हैं हमारे डेवलपमेंट के लिए, हमारे डेवलपमेंट को शेप देते हैं। बट इन चारों में से कौन सा है जो
एक पार्ट नहीं है। इसमें बात की गई है कि जो हमारे इन्वायरमेंट फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं हमारे डेवलपमेंट को, हमारे विकास को एक शेप देते हैं, तो इन चारों में से कौन सा वो फैक्टर नहीं है जो डेवलपमेंट में इंक्लूडेड है, मतलब इन्वायरमेंट में हम कह सकते हैं। कल्चर तो क्लियर है कि जो हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर ही है, हमारा सभ्याचार है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, तो एजुकेशन भी हमें कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट, जैसे हमारा स्कूल हो गया तो वहीं से मिलती है। फिजिक, मतलब हम कह सकते हैं कि हमारा जो शारीरिक बनतर है, तो ये चीज हमें यहीं पे क्लियर हो जाती है कि हमारा जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, जो हमारा शारीरिक बनतर है, वो कहीं ना कहीं डिपेंड करता है हमारे हेरिडिटी के ऊपर। हमारा इन्वायरमेंट उसमें इतना क्या कोई बिल्कुल भी रोल नहीं देता, क्योंकि जो हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर है, हम इन द फ्यूचर हेल्दी है या नहीं, हमें वहाँ वैसा न्यूट्रिशन मिल रहा है या नहीं, हमें पौष्टिक आहार मिल रहे हैं या नहीं, हमारा जो फिजिकल स्ट्रक्चर का जो विकास है वो डिपेंड करता है हेरिडिटी के ऊपर। बट हमारी फिजिकली जो बनतर है तो वो हमारी डिपेंड करेगी हेरिडिटी के ऊपर। तो बिल्कुल ऑब्वियसली हमारा जो आंसर रहने वाला है विच इज ऑप्शन सी, कि जो हमारा फिजिकल बनतर है वो डिपेंड करता है हेरिडिटी के ऊपर, इन्वायरमेंट के ऊपर वो इफेक्ट नहीं करेगा, डिपेंड नहीं करेगा। अब 12th क्वेश्चन इज क्लियर। तो पहले क्वेश्चन को ही अच्छे से समझेंगे। वन बॉय आउट ऑफ द आइडेंटिकल, मतलब हम कह सकते हैं कि आइडेंटिकल की अगर यहाँ पे बात की गई है तो कहीं ना कहीं ये दो बच्चों की बात है, दो जुड़वा लड़कों की बात है, दो जुड़वा भाई हम कह सकते हैं। क्लियर। तो जुड़वा भाई ट्विंस हम जिसको कहते हैं, तो उनमें से एक जो अडॉप्ट किया गया है, गोद दिया गया है एक रिच फैमिली की तरफ से, मतलब हाई, जो जिनका स्टेटस अच्छा है, वाइल द अनदर वन, जो दूसरा ब्रदर है, वो कहीं ना कहीं अडॉप्ट किया गया है, गोद दिया गया है पुअर फैमिली की तरफ से। तो दोनों का अलग अलग इन्वायरमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। आफ्टर 1 ईयर, एक साल के बाद, तो हमें ज्यादा से ज्यादा पॉसिबिलिटी किस चीज की नजर आएगी? विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी मोस्ट लाइकली ऑब्जर्व, ज्यादा चीजें हमें ज्यादा पॉसिबिलिटी किस चीज में देखने को मिलेगी? तो देखते हैं कि ऑप्शंस दिए गए हैं। तो फर्स्ट में गिवन है द बॉय अडॉप्ट फॉर द पुअर फैमिली विच स्कोर बेटर इन द, तो ये चीज तो हम नहीं कह सकते कि जो पुअर फैमिली ने अडॉप्ट किया है वो लड़का अपने ट्विन के कंपैरिजन ज्यादा अच्छे से स्कोर करेगा, या फिर बी ऑप्शन में कहा गया है कि जो रिच फैमिली का बच्चा है वो अच्छे से स्कोर करेगा। बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमें क्लियर है कि जो स्कोर की बात हो रही है, हमारे आईक्यू लेवल की बात हो रही है, नॉलेज की बात हो रही है, तो वो कहीं ना कहीं डिपेंड करते हैं हमारे हेरिडिटी के ऊपर। और ये अगर ट्विंस है तो इन दोनों का कहीं ना कहीं जो नॉलेज है, जो आईक्यू लेवल है, वो ज्यादातर सेम देखने को मिलेगा, ज्यादातर नहीं तो ज्यादा फर्क भी नहीं होगा। क्लियर। तो नॉलेज के बारे में हम नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर उनका चेंज हुआ है इन्वायरमेंट, हेरिडिटी दोनों का सेम है, तो जो हमारा आईक्यू है वो डिपेंड करता है हेरिडिटी के ऊपर। सो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन तो हमारा नहीं रहने वाला है आंसर। थर्ड को अगर हम देखें, द बॉय अडॉप्ट बाय द सोशल इकोनॉमी, मतलब जो लड़का रिच फैमिली के द्वारा अडॉप्ट किया गया था, विल बी मोर हेल्दी देन हिज ट्विन ब्रदर। और लास्ट अगर हम देखें, बोथ ऑफ द बॉयज विल डेवलप इक्वली, तो लास्ट ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है कि दोनों बिल्कुल इक्वली डेवलप होंगे, उनका विकास इक्वल होगा, क्योंकि उनका एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा चेंज हो गया है। एक लड़का जिसका जो रिच फैमिली के द्वारा अडॉप्ट किया गया है, उसका जो एनवायरनमेंट, उसका जो पौष्टिक आहार अच्छे से मिलेंगे, उसका हम देख सकते हैं पूरा रिच फैमिली के एनवायरनमेंट में बहुत चेंजेस होते हैं, तो उनका विकास हम सेम नहीं कह सकते। तो रह गया सी ऑप्शन। सी ऑप्शन में कहा गया है द बॉय जो रिच फैमिली के तरफ से अडॉप्ट किया गया है वो ज्यादा हेल्दी होगा उसके ट्विन ब्रदर के कंपैरिजन। तो ये हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है कि किस चीज की ज्यादा पॉसिबिलिटी हमें देखने को मिलेगी। 100% श्योरिटी यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं पूछी गई है। सो ये कहा जा सकता है कि जो रिच फैमिली के द्वारा अडॉप्ट किया गया है बच्चा, वो ज्यादा अच्छे से ग्रो करेगा, क्योंकि उसको जो न्यूट्रिशंस मिलेंगे, पौष्टिक आहार मिलेगा, उसका जो फीड होगा कहीं ना कहीं पुअर फैमिली के द्वारा अडॉप्ट किए गए बच्चे से ज्यादा अच्छा होगा, उसका खाना, उसकी हेल्थ ज्यादा अच्छी होगी। तो आवर ऑप्शन इज सी। सी इज अवर राइट ऑप्शन। तो हम इजीली कह सकते हैं कि जो हेल्थ है, जो हम कह सकते हैं कि उनके हेल्थ में हमें चेंज देखने को मिल सकता है। क्लियर। क्योंकि फर्स्ट जो ऑप्शन थे उसमें बात की गई थी आईक्यू लेवल की, स्कोर की, तो वो हेरिडिटी पे डिपेंड करता है। हमने यहाँ पे अगर हम बात करें फिजिकल स्ट्रक्चर की, तो फिजिकल स्ट्रक्चर भी हेरिडिटी के ऊपर ही डिपेंड करता है, बट यहाँ पे बात की गई है कि वो ज्यादा हेल्दी होगा, यहाँ पे फिजिकल स्ट्रक्चर की बात नहीं की गई है। सो हेल्थी हम कह सकते हैं कि वो बच्चा ज्यादा होगा पुअर फैमिली के द्वारा अडॉप्ट किए गए बच्चे के कंपैरिजन, मतलब उसके ट्विन ब्रदर के कंपैरिजन। क्लियर। सो आवर राइट आंसर इज सी।
सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13. हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट आर डेस्ट टू ईच अदर. क्या होते हैं एक दूसरे के? डिपेंडेंट होते हैं. क्लियर है, डिपेंड होते हैं एक दूसरे से. तो हेरिडिटी कहीं ना कहीं डिपेंड करता है इन्वायरमेंट पर, और इन्वायरमेंट कहीं ना कहीं डिपेंड करता है हेरिडिटी पर. तो कहा जा सकता है दे आर द डिपेंडेंट विद ईच अदर. सेकेंड, अगर हम बात करें कॉम्प्लीमेंट्री, तो यस कॉम्प्लीमेंट्री भी हमें पता है कि जो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट है एक दूसरे को पूरा करते हैं, पूरक होते हैं एक दूसरे के. तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है पूरक. तो क्लियर है ये चीज कि ओनली हेरिडिटी हमें कंप्लीट नहीं करता, ओनली इन्वायरमेंट हमें कंप्लीट नहीं करता, ये दोनों एक दूसरे के पूरक है. कोऑपरेटिव होते हैं, मतलब सहयोगी होते हैं एक दूसरे के, तो ये भी बिल्कुल क्लियर है. तो कहा जा सकता है कि जो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट है वो, कुछ स्टूडेंट्स अब यहाँ पे सोच रहे होंगे कि ओनली ए आंसर होगा डिपेंडेंट. तो पहले हम पूरे ऑप्शंस को देखेंगे. तो लास्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑल ऑफ दीज, मतलब सभी के सभी. तो अगर हमारे पास ये ऑल ऑफ दीज है, मतलब हमारे पास हम कह सकते हैं कि तीनों ऑप्शंस राइट है, तो बिल्कुल हम लास्ट जो हमारा ऑप्शन होगा उसको सही ठहराएंगे. सो हम कह सकते हैं कि जो हेरिडिटी है वो डिपेंड करता है इन्वायरमेंट के ऊपर, इन्वायरमेंट डिपेंड करता है हेरिडिटी के ऊपर. दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री मतलब पूरक भी हैं, और सहयोगी मतलब कोऑपरेटिव भी है. सो अवर लास्ट ऑप्शन डी जो रहने वाला है बिल्कुल सही. डी इज अवर राइट ऑप्शन. क्लियर. सो नेक्स्ट बात करते हैं. अवर नेक्स्ट वन इज अवर 14th क्वेश्चन इज, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, अ चाइल्ड लर्न्स प्रॉपरली इन एन इन्वायरमेंट. तो एक अच्छे से लर्निंग हो सकती है एक बच्चे की कौन से इन्वायरमेंट में हो सकती है? गिव्स ड्यू टू वेटेज टू द इमोशंस एंड, मतलब बच्चे के इमोशंस के अकॉर्डिंग उनको डील करना. अगर उनका मन है कि अच्छे से वो स्टडी करना चाहते हैं तो उस अकॉर्डिंग उनको इन्वायरमेंट देना. तो उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं, उनके अनुभव हैं बच्चे के, उसके अकॉर्डिंग उनको इन्वायरमेंट देना. सेकेंड हमारे पास ऑप्शन है गिव एम्पल स्पेस टू प्ले. तो बच्चों को इन्वायरमेंट देना कि वो खेल सके. थर्ड, प्रमोट्स स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में उनको रखना. गिव अपॉर्चुनिटीज टू मेक फ्रेंड्स, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देना कि वो बहुत सारे दोस्त बनाए. तो क्लियर है जो हमारा सी ऑप्शन और डी ऑप्शन है वो हमारा आंसर नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन है तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी है वो स्ट्रिक्टनेस को बिल्कुल भी, मतलब हम कह सकते हैं कि एक्सेप्ट नहीं करता. तो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन हमारा आंसर नहीं रहने वाला है. अब फोर्थ वन इज गिव अपॉर्चुनिटीज टू मेक फ्रेंड्स. तो दोस्त बनाना अच्छी बात है, बट वहां पे हम लर्निंग कहीं पे भी हम नहीं देख पा रहे हैं कि हो रही है. गिव एम्पल स्पेस टू प्ले. अब ये चीज हम कह सकते हैं कि हो सकती है बट है नहीं. क्यों? क्योंकि यहाँ पे एम्पल की बात की गई है. मतलब अच्छी बात है अगर बच्चा खेल रहा है तो प्लेइंग होंगी, लर्निंग बाय प्लेइंग होगा, तो बच्चे खेल के ज्यादा सीखते हैं, ये भी बिल्कुल सही है. बट यहाँ पे एम्पल इसका मतलब यही नहीं कि सारा दिन अगर वो खेल रहा है तो वो खेलता ही रहे. तो वहां से हम कह सकते हैं कि लर्निंग हो सकती है, बट शायद कहीं ना कहीं अगर हम उसको ज्यादा स्पेस देंगे, ज्यादा ओवर टाइम दे देंगे खेलने के लिए, तो सारा दिन हम कहेंगे कि वो सारा दिन खेलता ही रहेगा, तो कहीं ना कहीं उसके जो लर्निंग है वो इफेक्ट होगी. फर्स्ट वन इज गिव ड्यू वेटेज टू द इमोशंस. बिल्कुल सही, उसके इमोशंस के अकॉर्डिंग उसको इन्वायरमेंट देना चाहिए. जब उसका मन है खेलने के लिए, उसके इमोशंस, उसका एक्सपीरियंस जो उससे कहता है, उसके माइंड के अकॉर्डिंग जब उसका मन है खेलने के लिए तो उसे खेलने देना चाहिए. जब वो लर्निंग करना चाहता है, कुछ सीखना चाहता है, तो उसे बिल्कुल वैसा इन्वायरमेंट भी प्रोवाइड करवाना चाहिए. तो फर्स्ट वन हम कह सकते हैं कि हमारा जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज फर्स्ट. बिल्कुल सही, हम कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट उसको देना चाहिए जैसा उसके इमोशंस को और उसके एक्सपीरियंसेस को ध्यान में रखकर. अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 है एनवायरमेंट इज एन एक्सटर्नल फोर्स विच इन्फ्लुएंस अस. अब यहाँ पे कहा गया है कि जो एनवायरमेंट है वो एक्सटर्नल फोर्स है. क्लियर है कि जो एनवायरमेंट है वो एक्सटर्नल है और जो हेरिडिटी है वो इंटरनल है, इसमें कोई डाउट नहीं है. और ये स्टेटमेंट दिया किसने? वुडवर्थ ने दिया है, E.G. रोज ने दिया है. तो ये स्टेटमेंट क्लियर है, यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं हमें रखना चाहिए कि जो स्टेटमेंट दिया है E.G. रोज ने, तो दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय E.G. रोज, मतलब ये डेफिनेशन दी गई है रोज के द्वारा. क्लियर. तो ये डेफिनेशंस है, इसके जो नेम्स हैं, राइटर्स के नेम है, वो आपको एज इट इज माइंड में रखने होंगे. नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16, तो क्वेश्चंस हम अगर पीएसटेट की बात करें तो डेफिनेशंस हमें एग्जाम में देखने को मिलती हैं. लास्ट एग्जाम में बहुत सारी डेफिनेशन एग्जैक्ट हमें देखने को मिली थी कि डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में आई हुई थी, तो डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंस रखती है. क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द क्वेश्चंस रिलेटेड टू चाइल्ड एबिलिटीज एंड इट्स प्रॉपर डेवलपमेंट. अब इन जो नीचे ऑप्शंस हमें दिए गए हैं,
इनमें से कौन है जो बच्चे की एबिलिटीज की, उसके जो प्रॉपर डेवलपमेंट है, इन सभी क्वेश्चंस के साथ रिलेटेड है। हेरिडिटी रिलेटेड है, नो डाउट। इन्वायरमेंट, बट यहाँ पे ओनली हेरिडिटी की बात की गई है, अगेन वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, और यहाँ पे ओनली इन्वायरमेंट की बात की गई है। तो ओनली हेरिडिटी और ओनली इन्वायरमेंट जो है, कहीं ना कहीं दोनों अगर साथ में हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे बात की गई है डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट सिर्फ हेरिडिटी या इन्वायरमेंट से नहीं है, दोबारा रिपीट कर रहे हैं कि जो हेरिडिटी है और इन्वायरमेंट है, इन दोनों का प्रोडक्ट ही हमारा डेवलपमेंट होता है। सो अवर आंसर क्या होगा हमारा? अवर राइट आंसर इज सी, बोथ ऑफ द अबव। ये दोनों ही मिलकर कहीं ना कहीं चाइल्ड उनकी एबिलिटीज और उनके प्रॉपर डेवलपमेंट को संभालती है। क्लियर? सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। Which of the following traits can be related to heredity? इनमें से कौन सी, हम कह सकते हैं 4 ऑप्शंस हमें गिवन है, इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन है जो कहीं ना कहीं रिलेट करता है हेरिडिटी के साथ? इंसाइट, अपीयरेंस, नॉलेज और हार्ड वर्क। तो क्लियर है, आपको ऑप्शन से कि क्लियर हो गया होगा, जैसे कि मैंने आपको कहा कि एलिमिनेशन मेथड यूज करना चाहिए, कि ए और डी ऑप्शन तो हमारा सीधा ही निग्लेक्ट हो जाता है। हार्ड वर्क और इंसाइट तो हमारा हेरिडिटी से कहीं भी रिलेटेड नहीं है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारे पास 2 ऑप्शंस रह जाते हैं, फर्स्ट वन इज बी, अपीयरेंस, एंड सी, नॉलेज। पर नॉलेज सही बात है कि जो हेरिडिटी से डिपेंड कहीं ना कहीं इफेक्टिव होता है। अपीयरेंस मतलब जो हमारी सूरत है वो भी डिपेंड करती है हेरिडिटी के ऊपर, तो ज्यादा हम प्रेफरेंस देंगे अपीयरेंस को, क्योंकि नॉलेज में हम कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत फर्क हमें देखने को मिल सकता है, बट जो अपीयरेंस है, जो हमारी सूरत है, वो ज्यादा हम प्रेफरेंस देंगे अपीयरेंस को, सूरत को, हेरिडिटी के मामले में। क्लियर? क्योंकि जो नॉलेज है कहीं ना कहीं उसका विकास है। अगर नॉलेज हमारे पास जितना है हेरिडिटी के टाइम, बट हमारे इन्वायरमेंट में चेंजेस आते हैं, तो हमारे नॉलेज में भी चेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं। बट जो हमारे अपीयरेंस है, सूरत है, अगर हमारे इन्वायरमेंट में चेंजेस आते हैं तो हम कहीं ना कहीं जो अपीयरेंस है उसमें इतने चेंजेस, हमारी सूरत में इतने चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। क्लियर? तो दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। To which of the following statements can be role of heredity and environment be linked? तो स्टेटमेंट्स हमें गिवन है नीचे, उनमें से देखने हैं कि कौन सी जो लिंक करती है किसके साथ, रोल ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट के साथ, मतलब दोनों को रिलेट करके हमें देखना है। सो अवर ए ऑप्शन इज रोल ऑफ इन्वायरमेंट इज स्टैटिक। कि अब ये तो फर्स्ट लाइन ही हमारा गलत हो गया कि जो रोल है इन्वायरमेंट का वो स्टैटिक होता है और हेरिडिटी में चेंजेस होते हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत है। बिहेवियरल थ्योरीज एंड रिलेटेड टू हेरिडिटी। तो चलिए पहले आगे के ऑप्शंस को पढ़ते हैं। कंपैरेटिव इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट डिफर इन मैनी एरियाज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, एंड लास्ट वन इज नन ऑफ अबव। तो जो हमारा बी ऑप्शन है वो कहा गया है कि जो बिल्कुल बिहेवियर के साथ रिलेट किया है, जो बाकी के एस्पेक्ट्स हैं कहीं ना कहीं उन्हें छोड़ दिया गया है, और यहाँ पे बात की गई है रिलेटेड टू हेरिडिटी, तो निग्लेक्ट करेंगे, ये ऑप्शन हमारे लिए सही नहीं है। नन ऑफ दिस तो होगा ही नहीं। सो सी जो ऑप्शन है वो हमारे लिए राइट है। इसमें क्या कहा गया है कि जो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट है दोनों अलग अलग तरीके से ह्यूमन का जो डेवलपमेंट है उनके एरियाज को कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं। भिन्न भिन्न तरीके से हम कह सकते हैं कि डिफरेंट वेज से वो हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट के एरियाज को इफेक्ट करते हैं। कौन कौन? हेरिडिटी और इन्वायरमेंट। सो नो डाउट ऐसा होता भी है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं कहा यहाँ पे हमें हेरिडिटी इफेक्ट करती है और बाकी की जो रह जाते हैं वहां इन्वायरमेंट इफेक्ट करता है। क्लियर? सो सी इज अवर राइट आंसर। तो रोल ऑफ इन्वायरमेंट और हेरिडिटी दोनों ही हमारे लिए मतलब दोनों ही मिक्स होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें अवर 19th क्वेश्चन के, अवर 19th क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लॉ ऑफ हेरिडिटी। हमें 4 ऑप्शंस गिवन है कि इन चारों में से कौन है जो हेरिडिटी का लॉ नहीं है। सिमिलैरिटी तो हमें देखने को मिलती है, हमने लॉज ऑफ हेरिडिटी किए भी थे, हमने 3 लॉज किए थे हेरिडिटी के लिए और यहाँ पे हमें 4 गिवन है, तो उन तीनों में से 3 हमारे, इन चारों में से 3 हमारे राइट है और एक हमें एक्स्ट्रा गिवन है जो ऑब्वियस है हमारा आंसर रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे बात की गई है नॉट की, मतलब नहीं की। तो हमें ऐसे वर्ड्स जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि हाईलाइट कर लेने चाहिए, तो एग्जाम में हमें कंफ्यूजन नहीं होता या फिर हमारे माइंड से स्किप नहीं होती। तो हमने जब हेरिडिटी के लॉस के बारे में बात की थी तो हमने 3 लॉस पढ़े थे। फर्स्ट लॉ था सिमिलैरिटी में हमने देखा था
के समरूपता होती है, इक्वालिटी हमें देखने को मिलती है पेरेंट्स और बच्चे में। ज्यादातर बिल्कुल हम कह सकते हैं कि जैसे पेरेंट्स होते हैं बिल्कुल वैसे ही उनके बच्चे होते हैं। सेकेंड वन इज बी ऑप्शन, वेरिएशन। तो डिफरेंट भी हमें, जैसे हमने अभी अभी डिस्कस किया था कि बहुत रेयर ऐसा होता है, बट होता है, हमें देखने को मिलता है कि जो पेरेंट्स हैं और वो उनका चाइल्ड है, उनका बच्चा है, उनमें थोड़ी सी डिफरेंट हम कह सकते हैं कि एक्टिविटीज हम कह सकते हैं। जैसे माता पिता का नेचर है बहुत स्वीट है, बट उनका जो बच्चा है उनका नेचर बहुत गुस्से वाला है। तो ऐसा हो सकता है एनवायरनमेंट के कारण कि उसको बच्चे को ऐसा एनवायरनमेंट मिल रहा है जिसके कारण उसका नेचर में चेंजेस आ गए हैं, तो वेरिएशन भी हमें देखने को मिलती है। सो हमारा सेकंड लॉ है हेरिडिटी के लिए। रिग्रेशन की अगर हम बात करें, रिग्रेशन में हमने देखा था कि पहले जो बच्चा है और पेरेंट्स उनमें सिमिलैरिटीज देखने को मिलती है, बट बाद में चेंजेस आने लगते हैं। जो बच्चे में हम कह सकते हैं डेवलपमेंट कुछ ऐसा होता है एनवायरनमेंट के कारण, उसमें चेंजेस ऐसे आते हैं कि वो अपने कहीं ना कहीं पेरेंट्स से डिफरेंट होने लगता है। जैसे पहले वो स्टडी में इतना अच्छा नहीं था अपने पेरेंट्स की तरह, उसका भी आईक्यू लेवल नॉर्मल था, बट आफ्टर दैट जब उसमें उसके एनवायरनमेंट में चेंज आया, जा हम कह सकते हैं कि उसके स्कूल में चेंज आया, तो उसका जो हम कह सकते हैं इंटेलिजेंस लेवल है उसमें चेंजेस आने लगे, वो थोड़ा स्टडी में अच्छा होने लगा। क्लियर? तो ये सब हम कह सकते हैं कि रिग्रेशन भी हमारा थर्ड लॉ है हेरिडिटी के लिए। बट फोर्थ हमने स्टडी नहीं किया और फोर्थ लॉ ही नहीं है। मोटिवेशन इज अ लॉ, नॉट अ लॉ ऑफ हेरिडिटी। तो मोटिवेशन, दिस इज अवर राइट आंसर कि नहीं है हेरिडिटी का लॉ। क्लियर? अवर 20th क्वेश्चन इज which one of the following is true about the role of heredity and environment in the development of a child? इनमें से कौन सा बिल्कुल सही है जो रोल के बारे में हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट में रोल ऑफ हेरिडिटी और इन्वायरमेंट। तो स्टेटमेंट्स पहले पढ़ते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट सही है रोल ऑफ हेरिडिटी और इन्वायरमेंट डेवलपमेंट के लिए। सो फर्स्ट वन इज हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट डू नॉट ऑपरेट टुगेदर। तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट एक साथ, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, ये तो क्लियर है हमें। बी अगर हम बात करें, पर्सनैलिटी इज रिलेटेड टू इन्वायरमेंट व्हाइल एक्चुअल डेवलपमेंट रिक्वायर्ड हेरिडिटी। अब यहाँ पे बात की गई है कि जो पर्सनैलिटी होता है वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड होता है और जो डेवलपमेंट होता है वो हेरिडिटी से, बट ऐसा नहीं है, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। थर्ड अगर हम बात करें, पर्सनैलिटी इज रिलेटेड टू इन्वायरमेंट व्हाइल एक्चुअल डेवलपमेंट, बिल्कुल सेम ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, तो ऑब्वियसली ये भी गलत होगा। डी ऑप्शन हमारे पास रहने वाला है, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट कंट्रीब्यूट 50% ईच इन द फॉलोइंग डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। तो क्लियर है, दिस इज द राइट, क्योंकि हेरिडिटी भी 50 हमारे अगर 100% डेवलपमेंट है तो उसमें से कहीं ना कहीं 50% डिपेंड करता है हमारे हेरिडिटी के ऊपर और 50% डिपेंड करता है हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर। सो राइट ऑप्शन इज डी। डी इज अवर राइट ऑप्शन, जिसमें ये बात बिल्कुल क्लियर है कि जो डेवलपमेंट, अगर हम बात करें एक चाइल्ड का डेवलपमेंट हो रहा है तो उसमें आधा हेरिडिटी और आधा इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। क्लियर? सो आज के लिए बस इतना ही। 20 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट किए। आई होप आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो अच्छे से सॉल्व हो गए होंगे, आपने मार्किंग भी की होगी। आप आई होप आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो 15+ तो बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो आपको व्हाट्सएप ग्रुप की फैसिलिटीज के बारे में पहले भी इन्फॉर्मेशन बहुत सारी वीडियोस में दे दी गई है, इस वीडियो में भी हम जरूर डिस्कस करेंगे कि जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं वो बन चुके हैं, उसमें आपको फ्री नोट्स और पीडीएफ प्रोवाइड की जा रही है। जैसे कि अभी ये क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं, तो क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप्स में। तो व्हाट्सएप ग्रुप्स दो आपको वीडियो लिंक है जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 2 ग्रुप्स आपके बना दिए गए हैं पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। पेपर 2 रहने वाला है मैथ साइंस के स्टूडेंट के लिए। क्लियर? तो पेपर 1 के जो स्टूडेंट हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं पेपर 1 के ग्रुप को, और पेपर 2 मैथ साइंस के स्टूडेंट अगर वो भी चाहें तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहां पे आपको फ्री नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, पीडीएफ ये सब प्रोवाइड करवाया जा रहा है। स्टार्टिंग हो चुकी है, जैसे जैसे हमारा सिलेबस कंप्लीट हो रहा है बिल्कुल वैसे वैसे आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जा रही है। क्लियर? तो अगर आप चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और आपकी मार्किंग आप मुझको जरूर बताना है कि आपके जो क्वेश्चंस है वो कितने सही हैं और कितने गलत हैं इन द कमेंट सेक्शन। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज, जो रहने वाला है 4th टॉपिक, उसको स्टार्ट करेंगे। और जो बाकी के आपके सब्जेक्ट हैं, आई होप उनका जो प्रिपरेशन है वो भी आपका अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वहां डिस्कस करेंगे, हमारे 4th टॉपिक की स्टार्टिंग करेंगे लर्निंग डिसेबिलिटीज। क्लियर? तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।